हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो हम क्या है चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस लेक्चर का पार्ट नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट रिजल्ट जो डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल की जो एक्सिस है, ऐसा कुछ हमने फिगर बनाया था कि सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट कितनी थी I, इसका रेडियस हमने लिया था A और इसकी ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे जो है x डिस्टेंस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया, B की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 x² प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, 2 इंटू x² प्लस A स्क्वायर 3 होल पावर 3/2। तो इस लेक्चर में अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉइल है इसमें सिंगल टर्न ना हो के नंबर ऑफ टर्न्स हो, कई सारे टर्न्स हो। ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज कितनी है, कॉइल इज n है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे n कॉइल्स हैं, तो n कॉइल के केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है n टाइम्स हो जाएगी। n टाइम्स का मतलब B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट n I A स्क्वायर बाई 2 x² प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, देन ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा अगर यहाँ पे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो सिंगल टर्न है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस ये हो सकता है अपना स्पेशल केस में सबसे पहले केस वन क्या हो सकता है यहाँ पे कि सपोज ये जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है सेंटर पे आ जाए इसके। ठीक है, तो मीन्स हम पहला केस लिखेंगे व्हेन पॉइंट P एट सेंटर। अब ये सेंटर पे हो जाए तो आप देख सकते हो, आप P को हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है। अब जैसे जैसे P यहाँ पे नज़दीक आएगा x की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को अगर हम कहाँ रख देते हैं, सेंटर पे रख देते हैं, तो सेंटर पे जैसे यहाँ पे आप पुट करोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सो इस केस के लिए हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और x की वैल्यू 0 होने का मतलब अब हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। और ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है। तो हम देखते हैं इस डेरिवेशन से क्या वही फॉर्मूला आ जाता है या नहीं। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही x², यहाँ पे हमें 0 पुट करना होगा। देन b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आप देख सकते हो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट n I A स्क्वायर मीन्स म्यू नॉट n I A स्क्वायर अपान अब 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है, A स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 2A स्क्वायर टू द पावर 3/2। देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट n I A स्क्वायर बाई, यहाँ पे अब 2 से 2 ये कैंसिल आउट, देन a टू पावर 3 A स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा मीन्स a टू पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। देन b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई a, सॉरी 2a, ये 2। देन क्या होगा फॉर्मूला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपान 2a। तो आपको याद भी होगा जब हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहाँ भी यही सेम फॉर्मूला आया था। हमने इसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हटा दें यहाँ पे सिंगल टर्न के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपान 2a। सेम फॉर्मूला आपका यहाँ से भी आ जाता है। ओके,
तो ये फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस के लिए। सेकेंड केस में क्या है, केस 2, आप इसको नोट कर सकते हो। केस 2, केस सेकेंड। इस केस में हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अभी हमने सेंटर पे रखा, अब इसको बहुत ज़्यादा फॉर अवे ले लेते हैं, मींस इस सर्कुलर कॉइल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो आप ये सोचो कि यक्स की वैल्यू बहुत, पी पॉइंट को बहुत ज़्यादा आप फॉर अवे यहाँ पे मींस बहुत ज़्यादा दूरी पे लेते हो, तो उस समय यक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट आप देख सकते हो सर्कुलर जो कॉइल है उसकी रेडियस ए तो फिक्स रहेगी, यक्स के बढ़ने या घटने से ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं, यहाँ पे केस हम ले रहे हैं व्हेन पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो उस केस में आप सेंटर से जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो आप कहोगे कि यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए से बहुत बड़ी हो जाएगी। देन यक्स स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन टू द ए स्क्वायर। ओके, देन अगर हम कहें यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम ऐड करें दोनों को, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ए स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर उसमें ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल टू यक्स स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स जहाँ पे भी यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली यक्स स्क्वायर रख सकते हैं, बिकॉज ए क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो देन अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो अब देख सकते हो कि यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वैल्यू पूरी दिख रही है। इसकी जगह पे क्या हम कर देंगे, यक्स स्क्वायर ओनली बस रिप्लेस कर देंगे। देन बी की वैल्यू न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, सॉरी यक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू यक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देन फिर से आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट। देन b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2x x की पावर 3। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो, बहुत ही दूरी पे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये केस, 2 केस यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे b की वैल्यू है, तो डिस्टेंस के साथ साथ ये वेरी कर रही, मीन्स फार अवे के लिए ये फॉर्मूला आ गया, सेंटर के लिए आपका चेंज हो जा रहा, मीन्स ये आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ये चेंज हो रही तो जैसा कि अभी हमने सेंटर पे जो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, सेंटर के लिए b की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट, ये थी वैल्यू इसकी म्यू नॉट एन आई अपान 2a ओनली थी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जब सेंटर पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो रही, b की वैल्यू कम होती चली जा रही। आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सेंटर पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली 2a है, यहाँ पे कितना है 2x क्यूब है, और x की वैल्यू जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे x की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, देन b की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो इसके लिए हम इनका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हम कहेंगे प्लस x एक्सिस, ये है निगेटिव x एक्सिस, और ये y एक्सिस। तो इस y एक्सिस पे ही हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। इस y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और ये निगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव x एक्सिस लेने का रीज़न क्या है, तो मीन्स ये एक्सिस है, तो एक्सिस को हम इधर इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मीन्स ये पूरी लाइन, इसके लेफ्ट से लेके राइट तक ये पूरी लाइन ही क्या होती है, इसकी एक्सिस होती है। मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी।
तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये रेफरेंस पॉइंट अगर ले तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अलग अलग पॉइंट्स पे उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे ज़्यादा हमने ऑब्जर्व किया सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, इसके सेंटर पे। सेंटर पे क्यों, बिकॉज यक्स की वैल्यू आप जितना कम करोगे, यक्स की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो आप जितना कम करते जाओगे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो रही है 0। तो यहाँ पे इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस सेंटर पे इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। ये सपोज करते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है बी नॉट, ओके, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। उसके बाद यहाँ पे अब इसके हम राइट में जाए तो भी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट में जाने पे भी डिक्रीज करेगा। तो हम इस तरीके से इसका ग्राफ बना देंगे। तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, लगातार ये डिक्रीज करते जा रहा है, और उसके बाद इसका रेट ऑफ जो डिक्रीज है ये धीरे धीरे घट रहा है, मीन्स स्लोप इसका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, ऐसे कट नहीं करोगे आप। कट करने का मतलब आप दिखा रहे हो कि 0 हो जा रही, जो कि यह मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे 0 कब होगी, इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दिया, मीन्स इन्फिनिटी तक जाते जाते धीरे धीरे ये क्या करेगी, डिक्रीज करते हुए 0 होगी। उसके बाद अब हम इसके यही वेरिएशन, सेम वेरिएशन हम इसके लेफ्ट में भी आएंगे तो भी होगा। तो लेफ्ट में आएंगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगी, तो मीन्स इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये चेंज हो जाएगी। तो सो यहाँ पे सॉरी डायरेक्शन नहीं बल्कि आप कहोगे यहाँ भी वेरिएशन सेम रहेगा। तो सेम वेरिएशन यहाँ भी इस तरीके से ऐसे ये। तो आप ये देखोगे कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा इनका। ओके, देन अब हम नेक्स्ट इसकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही ड्रॉ करते हैं कि इसकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी। ओके, तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, तो ये सपोज करते हैं ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल है, ये हो गई कॉइल, और इसका ये सेंटर है। तो सेंटर पे अब आपको करंट की तरफ फ्लो कर रही इस तरीके से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरीके से पीछे से करंट जाके ऐसे ऐसे ये घूम रही होगी इससे इसमें। तो आप कहोगे थंब रूल लगाओगे तो आप अपने फिंगर्स को किस डायरेक्शन ले जाओगे, करंट की डायरेक्शन। तो करंट डायरेक्शन में ले जाते हो तो मीन्स सपोज दैट ये सर्कुलर कॉइल है आपकी, करंट इस तरीके से ऐसे जाके ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थंब लगाओगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएं तो कुछ इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से स्ट्रेट आपको दिखेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ इनका सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, देन अब यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग होगी। अब यही करंट डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट कर दें तो सारी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगी। ओके, देन ओवरऑल ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैविंग फाइनाइट लेंथ। ओके, अब न्यू टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ओके बच्चों, देन अब क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट एंड हैविंग फाइनाइटेड। मीन्स एक वायर है जो कैसा है, स्ट्रेट है, सर्कुलर नहीं है, कैसा है, स्ट्रेट है, और उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है, मीन्स एक फिक्स लेंथ की है लेंथ, करंट कैरिंग वायर हैविंग फाइनाइट लेंथ एंड हैव करंट कैरिंग वायर। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि सपोज करते हैं कि ये हमारा एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका हम नेम कर देते हैं ए बी वायर है। इस वायर में सपोज करते हैं करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो आप ये अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ या ऑस्टेड आप बोल सकते हो कि जैसे भी किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कहेंगे कि इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हम अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर इसके मिड से लेते हैं जस्ट, तो एक क्या हो जाएगा, एक जनरल केस नहीं होगा बल्कि एक स्पेशल हो जाएगा कि इसके मिड पे। तो हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सपोज हमने लिया इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये हो गया अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, ये सपोज कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये x है इस कंडक्टिंग वायर से। और उसके बाद जो है, अब यहाँ पे इसका एक एंड यहाँ पे B है, दूसरा एंड क्या है, A है। देन तो अब दोनों एंड से हम इस पॉइंट पे एंगल डिफाइन करते हैं। जैसे इस एंड का जो एंगल यहाँ पे बनाएगा ये कितना बनाएगा, सपोज करते हैं ये φ2, और यहाँ का एंगल हम ले लेते हैं φ1। ये इस एंगल को हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये φ1 एंगल है इतना, और ये एंगल जो है ये φ2 है। ओके, देन इतने आपके गिवन हैं, मीन्स जो इंड है इनका, ए इंड जो है φ1 एंगल बना रहा है पॉइंट P पे, और जो B इंड है ये φ2 एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना हमें इन्हीं कह सकते हो पैरामीटर्स के टर्म में निकालना है। तो पैरामीटर्स आपके कौन कौन से हैं, करंट I है, I, दूसरा है आपका x, तीसरा आपका है φ1 एंड φ2, φ1 एंड φ2। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, इन्हीं वेरिएबल के टर्म में हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देन अब हम करते क्या हैं, तो हमें इस पर क्या बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक करंट कैरिंग एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट जो है कट करते हैं। ये आपने करंट कैरिंग एलिमेंट कट किया DL, और ये पॉइंट को हम O ले लेते हैं। O से करंट कैरिंग एलिमेंट ये सपोज करते हैं कितने डिस्टेंस पे है, ये है L डिस्टेंस पे करंट, ये एलिमेंट है आपका सेंटर O से। ओके, देन अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट DL एलिमेंट के लिए क्या है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर इसकी बनाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर जो होगी इस तरीके से, ये हो जाएगी इसकी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम क्या लेंगे, R ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर करंट कैरिंग एलिमेंट से कितने एंगल पे है, तो ये सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल पे है। ओके, और ये लेंथ हमने R ले रखी है। तो देन अब अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, dV इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, μ0/4π। उसके बाद क्या, करंट एलिमेंट मीन्स आइडियल हो गया, करंट आई जा रही है, DL एलिमेंट मीन्स को मिला क्या बोलते हैं, आइडियल एलिमेंट। ओके, तो आइडियल एलिमेंट इनटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन सा एंगल होता है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का, साइन थीटा बाई डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और एलिमेंट की R है, तो सो R²। तो बच्चों आपको याद होगा कि ये बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसकी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमने मान रखी, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी dB की वैल्यू यहाँ पे रखी है। उसके बाद आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ B की वैल्यू किस में निकालनी है, I, X, φ1 एंड φ2 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि I तो है अपना, बट यहाँ पे एक नए वेरिएबल से दिख रहे हैं, R भी दिख रहा है नया वेरिएबल, और दूसरा आपका दिख रहा है
dl और तीसरा है आपका थीटा। तो इन तीनों वेरिएबल को हम चेंज करेंगे किसके टर्म में, x phi 1 phi 2 के टर्म में। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख रहे होगे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे एंगल्स के बीच का देखते हैं। तो ये आपका जो डीएल एलिमेंट हमने कट किया, तो ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, ये फाई एंगल बना रहा है। जैसे ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, फाई 2, और बी पॉइंट फाई 2 एंड ए पॉइंट क्या, फाई 1। ओके, देन अब हम कहेंगे डीएल कितना बना रहा होगा यहाँ पे एंगल, तो हम कहेंगे यहाँ पे एज्यूम किया हमने फाई एंगल ये बना रहा है डीएल। ओके, देन अब आप देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा फाई और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस फाई की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। देन यहाँ से बिकॉज हमें थीटा की वैल्यू किस में चाहिए, फाई के टर्म में चाहिए, तो फाई के टर्म में आपको करने के लिए क्या करोगे आप, थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 माइनस फाइव, 90 माइनस पाई, ये थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। तो इस तरीके से हमने देखो थीटा की वैल्यू किसके टर्म में ला दी, फाई के टर्म में। अब उसके बाद सेकेंड हम आता है डीएल भी और आर, सॉरी ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। देन अब हमें इसको किसके टर्म में लाना, डीएल को भी डीएल की वैल्यू रखनी है और आर के टर्म में रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही, अब हमें क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी, आर ये आपको दिख रहा है और यक्स हमें के टर्म में लानी। तो यक्स आर और फाई के बीच रिलेशन कौन करता है, कॉस। कॉस क्यों, क्योंकि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, बेस है, और ये आप कह सकते हो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल और इसका नेमिंग अगर हम कर दे ओ पी, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं ए पॉइंट, ओ पी, सॉरी ए भी तो लिया हुआ हमने, ये पॉइंट को हम यहाँ पे क्यू कर देते हैं, क्यू। तो ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में आप देख सकते हो कि कॉस फाई अगर हम यहाँ पे लगा दें तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका कॉस फाई इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, यक्स है, हाइपोटेनियस कितनी है, आर है। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स अपान कॉस फाई, आर की वैल्यू क्या हो गई, यक्स अपान कॉस फाई हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं, अब हमें इसकी यल की वैल्यू निकालनी है, यल की वैल्यू इन द टर्म ऑफ यक्स। तो यल की वैल्यू यक्स के टर्म में निकालने के लिए आप कह सकते हो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन करता है, tan। तो सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब इसी में tan। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है आपकी, यल है, और बेस कौन है, यक्स है। तो ये हो जाएगा L बाई यक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यल इक्वल टू यक्स tan फाई। तो बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यल नहीं बल्कि क्या रखना है, DL, मीन्स अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा DL इज इक्वल टू यक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे, बिकॉज यक्स कांस्टेंट है, यक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देन यक्स तो बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी फाई, तो टी फाई को सॉरी यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली हम कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ओके, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो DL की वैल्यू हमें मिल गई यक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल रखी, पाई के टर्म में आप देख सकते हो 90 माइनस पाई। उसके बाद फिर हमने DL की वैल्यू निकाल ली, यक्स सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई।
और इसके बाद तीसरी चीज़ आर की वैल्यू हमने निकाल ली है यक्स अपान कॉस फाई। तो ओवरऑल हमें ये 3 चीज़ें निकालनी थी, ये तीनों, इन तीनों की वैल्यू अब उठा के हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बायो-सेवर्ट लॉ वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई द इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल। आई, अब डी एल की वैल्यू हमने क्या निकालनी, यक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यक्स सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये हो गया। उसके बाद फिर आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 90 माइनस 5। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस 5 अपान क्या है, यक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपान में क्या है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, यक्स अपान कॉस फाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगी यक्स अपान कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस फाई का होल स्क्वायर। देन डी वी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आई ये हो जाएगा इंटू यक्स इंटू सेक फाई इंटू डी फाई। अब आप देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये एक्चुअली में साइन 90 माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5, ये हो गया कॉस 5। तो हम इसको इरेज कर देते हैं पूरा। ओके, ये हो गया cos फाई अपान, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। तो cos स्क्वायर फाई बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो ये चला जाएगा ऊपर आपका न्यूमरेटर में। देन डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू यक्स सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos फाई तो ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और ये डिनोमिनेटर में जो है ओनली यक्स स्क्वायर बचेगा। तो आप देख सकते हो सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद जो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन डी वी बच रहा है, डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई एक्स इंटू आई बाई यक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे एक सिंगल एक्स बचेगा, तो आई बाई क्या हो गया, यक्स, और यहाँ पे बच रहा है कॉस फाई इंटू डी फाई। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, जो डी वी की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो डी वी की वैल्यू किसके टर्म में आई, आई एक्स और फाई के टर्म में आ गई। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देन अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बिकॉज हमने छोटा एलिमेंट लिया डी वी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हमें टोटल लेंथ की वजह से चाहिए, टोटल वायर की लेंथ की वजह से चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब इसका लिमिट लेंगे, बिकॉज नीचे का एंड आपने देखा 2 एंड था, वहाँ पे नीचे ए लिया था, ऊपर हमने बी लिया था। तो यहाँ पे ए के थ्रू एंगल बन रहा था φ1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस φ1 से लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस φ1, और ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस φ2।
ओके। तो यहाँ बिकॉज ये आपका जो पॉइंट हमने लिया उससे रेफरेंस पॉइंट से नीचे तो सो -φ1 और ये रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो +φ2। ओके, तो -φ1 से कहाँ पे हमें जाना, +φ2 के लिए। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे b = हमने लिमिट क्लियर कर ली अपनी -φ1 से +φ2। अब हम dv की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dv की वैल्यू जो पुट करने के बाद -φ1 to φ2, अब इसकी dv की वैल्यू कितनी है, μ0/4π इंटू I/x इंटू cos φ इंटू डी फाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी cos φ को ही इंटीग्रेट करना है तो और सारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बिकॉज हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब cos φ का इंटीग्रेशन होगा और सारे टर्म क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो हम यहाँ बाहर क्या लिख सकते हैं, μ0/4π I/x इंटू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos φ का। तो cos φ -φ1 से +φ2 इंटू डी फाई। ओके, डी फाई। देन b की वैल्यू हो जाएगी अब b = cos φ का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin φ। देन तो ये फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4π इंटू I/x इंटू, अब इसका हमें इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin φ। कहाँ से कहाँ तक लिमिट हम रखेंगे, -φ1 से लेके +φ2। ये फाइनली इंटीग्रेशन होने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें लिमिट प्लेस करनी है, तो अब जो आप ये नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं देन b की वैल्यू क्या हो गई, μ0/4π इंटू, अब I/x अब देख सकते हो आप, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे मीन्स φ2 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin φ2। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं sin -φ1 बिकॉज माइनस ये निगेटिव है आपका, तो इसकी लिमिट जब रखोगे इसकी वैल्यू तो sin -φ1 हो जाएगी। तो देन b की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π इंटू I/x। तो इसमें आप देखोगे, आप ध्यान से, sin φ2 तो ठीक है यहाँ पे sin φ2। अब ये बिकॉज sin -θ = होता है -sin θ, मीन्स इसको हम अगर साइन को अगर हम इस तरीके से लिखें, अगर कहीं पे भी आपको sin -θ देता है तो उसको आप लिख सकते हो -sin θ, मीन्स ये निगेटिव बाहर आ जाता है इसका साइन, तो -sin θ। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देन b = हो जाएगा μ0/4π इंटू I/x इंटू sin φ2। अब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अब +sin φ1। ओके, देन b की वैल्यू अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रीअरेंज कर सकते हो, बिकॉज ये sin φ2 + sin φ1 तो प्लस है तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो आप, मीन्स इसको हम एक्सचेंज कर दें इसका ऑर्डर, तो μ0/4π इंटू I/x क्या हो जाएगा, sin φ1 प्लस sin φ2। ओके, तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि कोई भी अगर आपका फाइनाइट लेंथ की, सपोज ये फाइनाइट लेंथ की एक कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू किसी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना, तो उसकी फाइंड b की वैल्यू μ0/4π, I क्या है उस करंट की, उस कंडक्टिंग वायर की करंट हो गई, x क्या है, जैसे ये आपका कंडक्टर है इससे x डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड sin φ1 एंड φ2 क्या एंगल है, उसके एंड से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की एंगल है। ओके, तो ओवरऑल इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है।